नमो नमः। आज हम लोग लघु पाराशरी में सप्तम प्रकरण में विंशोत्तरी दशा के वैशिष्ट्य के बारे में पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। कीर्तिकातः समारभ्य गणीये जन्म भावादि नभ्यश्च हरेद भागं शेषं ग्रह दशा भवेत्। कीर्तिकातः समारभ्य जन्म भावादि गणीयेत तद नभ्यश्च भागं हरेद तत्र शेषं ग्रह दशा भवेत्। अर्थात कीर्तिका से जन्म नक्षत्र तक क्या करना चाहिए, कीर्तिका से जन्म नक्षत्र तक गिनना चाहिए और उस संख्या से 9 से भाग दे देना चाहिए। भाग देने पर समतुल्य जो शेष रह जाएगा वह ग्रह जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र की क्या होती है, दशा होती है। क्या होती है, दशा होती है। तो अब हम जैसे कहते हैं कि श्रवणा नक्षत्र है तो कीर्तिका से गिनने पर हम लोग कीर्तिका से गिनते हैं। कीर्तिका से गिनने पर 20 संख्या प्राप्त होती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, 9 से भाग दे देते हैं। 9 से भाग देने पर क्या होता है, शेष तुल्य 2 बचता है। तो तब क्या होगी, चंद्र दशा होगी, भौम चंद्र, भौम चंद्र। अब ग्रह दशावर्ष तत्र ग्रहाणां दशावर्षाणि क्रमेण रवौ रसो विधो भौमे सप्त विधुन्तुधे अष्टादश सुराचार्ये खोडशैकोन विंशति सनौ सप्तदशं सौम्ये सीखी सप्त प्रकृतितः नखा शुक्रस्य विगेया विंशोत्तरशतं मतम्। अर्थात वहाँ ग्रहों के दशावर्ष क्रम से सूर्य दशा में 6, चंद्र में 10 वर्ष, मंगल में 7 वर्ष, राहु में 18 वर्ष, गुरु में 16 वर्ष, शनि में 19 वर्ष, बुध में 17 वर्ष, केतु में 7 वर्ष, शुक्र दशा में 20 वर्ष मिलाकर 120 परमायु वर्ष विंशोत्तरी दशा पद्धति में होते हैं। विंशोत्तरी दशा में क्या होते हैं, ग्रहों के दशावर्ष है इस प्रकार है। सूर्य दशा में 6 वर्ष, चंद्र में 10 वर्ष, मंगल में 7 वर्ष, राहु में 18 वर्ष, गुरु में 16 वर्ष, शनि में 19 वर्ष, बुध में 17 वर्ष, केतु में 7 वर्ष, शुक्र दशा में 20 वर्ष, इस सब को मिला करके 120 वर्ष परमायु वर्ष विंशोत्तरी दशा पद्धति में होते हैं। रव्यादीनां दशा गुण्या त्रिभिः स्वस्वदशाहता घस्राद्यंतर दशा मानव विंशोत्तर शतात्मके। अर्थात सूर्यादि ग्रहों के दशावर्ष को 3 से गुना करने पर ग्रहों की अंतरदशा ध्रुवा होती है। उस ध्रुवा को जिस किसी ग्रह की दशावर्ष से गुना कर उनकी दिनादि अंतरदशा होती है। जहाँ परमायु 120 वर्ष विद्वानों के द्वारा कहा गया है। इस प्रसंग में जिज्ञासा तृप्ति के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, संकल्प अध्याय को पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। संकल्प अध्याय में हम लोग को विंशोत्तरी दशा के बारे में जानना चाहिए। त्रिकोणेश शुभ और त्रिखंडायेश अशुभ, केंद्रेश तटस्थ सम, द्वितीयेश अष्टमेश द्वादश का साहचर्यवश शुभाशुभ के अनुसार 12 लग्न में जन्म लेने वाला जातक के लिए शुभाशुभ दशाफल पर विचार किया जाना चाहिए। शुभाशुभ फल का क्या करना चाहिए, शुभाशुभ फल पर विचार किया जाना चाहिए। तो मेष लग्न में लग्न लेने वाले जातक के लिए शनि, बुध और शुक्र अशुभ ग्रह क्या है, अशुभ ग्रह हैं। गुरु और सूर्य शुभ ग्रह हैं। वहाँ शनि और गुरु परस्पर योगकारी होने से क्या दें, शुभ फल नहीं देते हैं,
इसलिए गुरु और सूर्य जो है क्या है, शुभ ग्रह है। गुरु और सूर्य क्या है, शुभ ग्रह है। वहाँ शनि और गुरु परस्पर योगकारी होने से शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। प्राश्रित गुरु पाप करने वाला निश्चित होता है। क्या होता है, क्योंकि प्राश्रित गुरु जो है, किसी पर आश्रित रहने वाला गुरु पाप करने वाला क्या होता है, निश्चित होता है। शनि आदि पापी ग्रह सामान्य मारक हो सकते हैं, अर्थात मारक ग्रह होने पर शुक्र स्वयं साक्षात नरक होते हैं। क्या होते हैं, नरक होते हैं। यहाँ चंद्र और मंगल क्या है, तटस्थ ग्रह माने जाते हैं। वृक्क लग्न में जन्म लेने वाले जातकों का गुरु शुक्र और चंद्र अशुभ, शनि और बुध क्या होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं। शनि और गुरु क्या होते हैं, बुध शुभ ग्रह होते हैं। वहाँ एक ही शनि स्वयं राजयोग कारक होते हैं। मंगल, गुरु, शुक्र और चंद्र पापी ग्रह मारक लक्षणों से क्या होते हैं, युक्त होते हैं। वहीं सूर्य क्या है, समय है। वृक्क में जन्म लेने वाले जातकों का फल ज्ञान करना चाहिए। जातकों का क्या करना चाहिए, फल ज्ञान करना चाहिए। मिथुन लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के लिए मंगल, गुरु, सूर्य पाप ग्रह क्या है, सूर्य पाप ग्रह है। एक ही शुक्र शुभ ग्रह है। मेष राशि की तरह जैसे शनि से युक्त ग्रह पाप ग्रह माना गया है, वैसे यहाँ पर भी पाप ग्रह के बारे में जानना चाहिए। अकेला गुरु पापी नहीं होता, और ग्रह भी पापी होते हैं। यह चंद्रमा मारक ग्रह होकर भी मारक नहीं, यह चंद्रमा ग्रह जो मारक होता है परंतु मारक ग्रह नहीं होता है। कई पल पाप ग्रह को निष्फल कराता है। मिथुन लग्न में उत्पन्न जातक फल का जातक ज्ञान करना चाहिए। कर्क लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के लिए शुक्र बुध पाप ग्रह क्या है, शुक्र पाप ग्रह। कर्क लग्न में जन्म लेने वाले शुक्र और बुध पाप ग्रह है। मंगल और गुरु शुभ ग्रह है। एक ही मंगल योग कारक होता है, कहता है एक ही मंगल योग कारक होता है। यहाँ केवल शुक्र मारक होता है। क्या, यहाँ शुक्र केवल मारक होता है, अन्य पाप ग्रह कष्ट देने वाले होते हैं। इस प्रकार कर्क राशि में जन्म लेने वाले का यह फल जानना चाहिए, ये कष्ट कारक है या नहीं है। सिंह लग्न में उत्पन्न जातकों के लिए रोहिणी नक्षत्र में बुध और शुक्र पाप ग्रह है। रोहिणी नक्षत्र में शुक्र और बुध पाप ग्रह है। मंगल और बृहस्पति शुभ ग्रह। मंगल और बृहस्पति क्या है, शुभ ग्रह है। मंगल और बृहस्पति क्या है, शुभ ग्रह है। मंगल और ग्रह शुभ ग्रह है। यहाँ मंगल और शुक्र हो तो क्या होता है, शुभ कारक नहीं होता है। तो जहाँ मारक होने से बुधादि पाप ग्रह तो क्या होते हैं, मारक होते हैं। सिंह राशि में जन्मे बालकों का फल मनुष्यों ने कहा है। अगर वह कन्या लग्न में उत्पन्न जातक का मंगल, गुरु और चंद्रमा पाप ग्रह है, केवल एक शुक्र शुभ ग्रह है। शुक्र और बुध निश्चित रूप से शुक्र और बुध निश्चित रूप से योग कारक होते हैं, तो शुक्र मारने वाला कारक नहीं होता है। अन्य पापी मंगलादि ग्रह क्या होते हैं, कारक होते हैं। कन्या लग्न में जन्मे बालक का क्या है फल, बालक का फल ज्ञान कराना चाहिए। क्या कहते हैं, जन्म का फल ज्ञान कराना चाहिए। अब है तुला लग्न में जन्मा बालक के लिए गुरु सूर्य मंगल क्या है, पाप ग्रह है। शनि और बुध क्या है, शुभ ग्रह है। चंद्रमा और बुध क्या होते हैं,
योग कारक होते हैं। कहते हो राजयोग कारक होते हैं। मंगल मारक नहीं होता। मंगल क्या होता है? मारक नहीं होता है। जीवादि पाप ग्रह मारक होते हैं। जीवादि पाप ग्रह क्या होते हैं? मारक होते हैं। तो इस तरह तुला राशि में उत्पन्न बालक, तुला राशि में उत्पन्न बालक क्या होता है? तुला राशि उत्पन्न बालक का भी जन्म हम लोग को ज्ञात करना चाहिए। ज्ञात करने के साथ फिर उसे भी ज्ञात कराना चाहिए।